नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल ज्ञान गंगा में सादर आमंत्रित करता हूं। आज मैं आप सबों से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास पर चर्चा करने वाला हूं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसका अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में किए गए कुछ प्रयोगों और जीवों में जेनेटिक पदार्थ और पृथ्वी पर जीवन पूर्व रासायनिक अभिक्रियाओं का अनुमान कर किया गया है, जिससे संभवतः पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसी अप्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नहीं हुई है, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा हुई है। यह किसी दैवी प्रक्रिया द्वारा नहीं हुई है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति को दैवी प्रक्रिया बताने वालों की मान्यता है कि पृथ्वी पर जीवों को ईश्वर ने बनाया है। यह सिद्धांत आज सर्वमान्य नहीं है। जीवन की उत्पत्ति को दैवी प्रक्रिया बताने वाले वे हैं जिन्होंने हजारों साल पहले धर्मों को जन्म दिया। किसी ने उसे ईश्वर के द्वारा चिपचिपी पदार्थ से उत्पन्न होना बताया है, तो किसी धर्म ने उसे एक प्रकार के मिट्टी से बनाया हुआ बताया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन करके यह बताया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अणुओं के आपस में मिलने से हुआ है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी का निर्माण आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। उसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। वैज्ञानिकों ने कहा है कि परमाणु मिलकर अणु बने और धीरे धीरे तरह तरह के अणु बनते गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो जल का निर्माण हुआ। उसी तरह जब ऑक्सीजन बने और नाइट्रोजन बना तो उनका मिश्रण वायु बना। वायु का बनना और जल का बनना जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे सहायक सिद्ध हुआ। चूंकि जल में अणु हमेशा गतिशील रहते हैं, इसलिए छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े बड़े अणु बनते गए। लंबे समय के बाद जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होना शुरू हुआ और इसके पीछे भौगोलिक और भौतिक कारण थे। पृथ्वी पर ऊष्मा परिवर्तन, विकिरण, तड़ित, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, इन सब के चलते तरह तरह के भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न हुई, जिससे कि तरह तरह के अणुओं का निर्माण होता गया। जीवों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि ऐसे अणु बने जो अपनी प्रतिलिपि बना सकें। और इस क्रम में जब तरह तरह के अणु बन रहे थे तब प्रोटीन बना। प्रोटीन बनने से पहले एमिनो एसिड बने, कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये एमिनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाए और इस तरह आगे चलकर एक ऐसा प्रोटीन निर्मित हुआ जिसे RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इस RNA में यह गुण है कि वह प्रतिलिपि बना सकता है, मतलब अपने जैसा दूसरा अणु उत्पन्न कर सकता है। तो जीवन के निर्माण में यह पहली कड़ी साबित हुई। हजारों तरह के प्रोटीन बने। पुनः सेल का निर्माण होने के लिए आवश्यक था कि यह प्रोटीन किसी एक ऐसे आवरण से गिर जाए जिसमें वह सुरक्षित रहे। इसके लिए बसीय मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ, अर्थात लिपिड बना। लिपिड एक तरह का वसा होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। उसके बाद जब सेल जैसी रचना बन गई तो उसके अंदर और अनेक सेल ऑर्गेनेल बने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बना, गोल्जी बॉडीज बने, वैक्यूल्स बने, प्लाज्मा बना। इस तरह सबसे सरल जीव एक कोशिकीय जीव अस्तित्व में आया। इसके साथ ही कुछ ऐसे अणु बने जो उत्प्रेरक का कार्य करते थे। उत्प्रेरक वह होता है
जो किसी रासायनिक प्रक्रिया को होने में मदद करता है। एक कोशिकीय जीव जो बने उन्हें प्रजीव कहा गया, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोजुआ कहते हैं। प्रजीव का अर्थ होता है प्रथम आने वाला जीव। इसका उदाहरण अमीबा है। अमीबा विखंडन विधि द्वारा 1 से 2, 2 से 4 होते रहते हैं। जंतुओं के निर्माण के साथ पृथ्वी पर वनस्पति का भी निर्माण शुरू हुआ। वनस्पतियों में एक कोशिकीय सरल वनस्पति शैवाल है। इसके कोशिका में एक पदार्थ क्लोरोप्लास्ट होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। और जंतु कोशिका की झिल्ली लिपिड की बनी होती है, जबकि पादप कोशिका की झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका अर्थात प्लांट सेल में यह क्लोरोप्लास्ट जैसा पदार्थ जो है वह सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर, जिसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, द्वारा यह क्लोरोप्लास्ट सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को संश्लेषित करके ग्लूकोज का निर्माण करती है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसके अणुओं में C6H12O6 होता है। इससे कई ग्लूकोज अणु मिलके और जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जैसे स्टार्च। जीवन के सबसे पुराने सबूत ऑस्ट्रेलिया में 3.48 अरब वर्ष पुराने बलुआ पत्थर में माइक्रोबियल चटाई के रूप में जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार ग्रीनलैंड में मिला ग्रेफाइट, जो कि एक बायोजेनिक पदार्थ है, उससे भी जीवन की उत्पत्ति का पता चलता है। सरल जीवों के बनने के बाद धीरे धीरे उनका विकास होना प्रारंभ हुआ। सरलतम जीवों से जटिलतर जीव बनने प्रारंभ हुए। एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव बनने शुरू हुए। जीवों का विकास जीवों में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ के हस्तांतरण से संभव हुआ। जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का अपने संतानों में हस्तांतरण इवोल्यूशन कहा जाता है। इस इवोल्यूशन के बारे में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्हें अपने सतत और कठिन खोजों द्वारा यह साबित कर दिया कि जीवों का धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है। इसमें किसी दैवीय शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। डार्विन ने बताया कि जीवों के विकास के लिए कई घटनाएं जिम्मेदार हैं, जैसे जीवों में बड़ी संख्या में प्रजनन द्वारा संतान का उत्पन्न होना। फिर उन्होंने कहा कि ये संतान जो बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं उनमें जीवन के लिए संघर्ष होता है, और जीवन संघर्ष में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत लागू होता है, जिसे डार्विन ने प्राकृतिक चयन का नाम दिया। जीवों के विकास के लिए जीनों का पुनर्संयोजन, उत्परिवर्तन और जीवों के प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल अपने को ढालने की क्षमता के कारण संभव हुआ। जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि कौन से जीव कौन से कालखंड में इस पृथ्वी पर आए और कौन से कालखंड में कौन सा जीव विलुप्त हो गए। जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि सबसे पहले सरल जीव जो एक कोशिकीय थे, जैसे अमीबा, पृथ्वी पर आया। जीवों के विकास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सबसे पहले सरलतम जीव जो एक कोशिकीय थे पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, जिन्हें प्रोटोजोआ अथवा प्रजीव कहा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे बहुकोशिकीय जंतु बने। बहुकोशिकीय जंतुओं में पहले एक लेयर वाला, मतलब एक कोशिका मोटाई वाला जीव बना। यह जीव ऐसे थे जिनकी शरीर में कोई अंग नहीं था, केवल कोशिकाओं का समूह था, और इनके शरीर में सूक्ष्म पोर्स होते थे, इसलिए इनको पोरीफेरा कहा गया।
इसका उदाहरण स्पंज है। उसके बाद उससे विकसित हुआ ऐसा जीव जिसमें शरीर में दो स्तर होते थे। बाहरी स्तर को एक्टोडर्म और भीतरी स्तर को एंडोडर्म कहा गया, और शरीर के अंदर एक खोखला जगह था जिसे सीलोम कहा जाता है। इस तरह के जीवों को सिलेंट्रेटा कहा गया। इसका उदाहरण हाइड्रा है। इसके बाद जो पृथ्वी पर जीव आए वो हेलमिंथिस वर्ग में रखे गए हैं। हेलमिंथिस वर्ग जिसे कृमि वर्ग कहा जाता है, जैसे कि प्लेटीहेलमिंथिस। और उसके बाद जो जीव आया उसके शरीर पर रिंग जैसी रचनाएं होती थी, रिंग जिसको एनुलस, और इस वर्ग को एनिलिडा वर्ग कहा गया। इसका उदाहरण अर्थवर्म केचुआ, और सिलेंट्रेटा वर्ग का उदाहरण है हाइड्रा। इसी तरह विकास के क्रम में जो आगे जंतु आया वह 3 लेयर वाला हुआ, अर्थात उसके शरीर में 3 स्तर होते थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म होता था। तो 1 लेयर वाले जीव को मोनोब्लास्टिक कहा गया, 2 लेयर वाले जीव को डिप्लोब्लास्टिक कहा गया, और 3 लेयर वाले जीव को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा गया। मानव भी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक रचना वाला जीव है, जिसमें बाह्य चर्म में त्वचा हुआ, मीजोडर्म में मांसपेशियां होती है, और एंडोडर्म में आंतरिक त्वचा आती है। अगले क्रम में जो जीव विकसित हुए वो अर्थ्रोपोडा कहलाए। अर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है संधिपाद प्राणी, अर्थात उनके पैर में कई खंड होते थे जो जुड़े रहते थे। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है कॉकरोच। आर्थ्रोपोडा के बाद जो जीव विकसित हुए उनको इकाइनोडर्माटा कहते हैं। इनके शरीर पर कांटे जैसी उभार रहती थी, जैसे स्टारफिश। इसके बाद और आगे विकास हुआ तो बहुकोशिकीय जंतु 2 भागों में बटे। अभी तक जितने जंतु वर्गों का उल्लेख किया मैंने वे सब आते हैं बेरीडधारी में, और एक वर्ग बना रीढ़धारी। मतलब इसके डोर्सल साइड माने पृष्ठ के तरफ एक लंबी अस्थि की बनी रचना होती है जिसको रीढ़ कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो ऐसे जीव बने जिनमें वर्टिब्रल कॉलम था। और बेरीढ़धारी से रीढ़धारी बनने के क्रम में एक ऐसा वर्ग भी बना जो दोनों के बीच का था, अर्थात उसमें पूर्ण विकसित रीढ़ नहीं था। मतलब जो रीढ़ की रचना है उसमें कई छोटे छोटे अस्थि के टुकड़े आपस में जुड़े रहते हैं। इन अस्थि के खंडों को वर्टिब्री कहते हैं। लेकिन प्रारंभिक जो रीढ़ बना उसमें ये खंडों में विभाजित नहीं था, बल्कि एक सीधी सी अस्थि की बनी रचना होती थी। इसका उदाहरण है ब्लैनोग्लोसस। रीढ़धारी और बेरीढ़धारी, वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट के बीच के वर्ग को प्रोटोकॉर्डाटा वर्ग कहा जाता है। रीढ़धारी जंतु में सबसे पहले पृथ्वी पर जल जीव के रूप में मत्स्य वर्ग का अभ्युदय हुआ, अर्थात सबसे पहले मत्स्य वर्ग पीसेज धरती पर उत्पन्न हुए। मत्स्य वर्ग से आगे चलकर उभयचर वर्ग आया जो एम्फीबियंस कहे जाते हैं। ये जल में भी रह सकते थे और स्थल पर भी विचरण कर सकते थे। इसका उदाहरण है मेढक। उसके बाद उत्तरोत्तर विकास हुआ और उभयचर वर्ग से सरीसृप वर्ग अर्थात रेंग के चलने वाले जंतुओं का विकास हुआ। रेंग के चलने वाले जंतुओं को सरीसृप कहा जाता है। इसमें सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगर ये सब आते हैं। सरीसृप वर्ग आगे चलकर 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक वर्ग में सरीसृप विकसित होकर पक्षी वर्ग में बदल गए, दूसरी शाखा में सरीसृप वर्ग स्तनपायी जंतुओं में विकसित हुआ। पक्षी वर्ग
जिनको एव्स कहा जाता है, और स्तनपायी वर्ग जिसे मैमल्स कहा जाता है। इस तरह से जंतुओं का विकास हुआ, और मैमल्स में मनुष्य, बंदर, गाय, घोड़े इत्यादि आते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि पृथ्वी पर वनस्पति जगत का कैसे विकास हुआ। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि पादप कोशिका बनी, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट नाम का एक पदार्थ था जो कार्बन डाइऑक्साइड जल को सूर्य की रोशनी में संश्लेषित करके ग्लूकोज का निर्माण करता था। इस तरह की रचना पादप कोशिका कहलाई। इससे पौधों का विकास हुआ। पादप वर्ग में सबसे पहला जो विकास हुआ वो एक कोशिकीय शैवाल आए, फिर वह कोशिकीय शैवाल बने, फिर कवक पादप वर्ग में ही आता है, क्योंकि इसकी कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, और पादप कोशिकाओं की भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। हालांकि कवक वर्ग में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसको अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं। इसको फफूंद भी कहा जाता है। इसमें म्यूकर है और भी हजारों किस्म के कवक हैं। ये परजीवी वर्ग में आते हैं, मतलब ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, बल्कि दूसरे कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये जो शैवाल वर्ग है और कवक वर्ग है, इनको थैलोफाइटा कहा जाता है। थैलोफाइटा का मतलब होता है एक रचना जिसमें जड़, तना, पत्ती जैसी डिफरेंशिएशन नहीं होता, विभेदीकरण नहीं होता है, बल्कि एक रचना है जो जैविक क्रिया को करती है। इस रचना को थैलस कहते हैं। इसी से थैलोफाइटा इस वर्ग का नाम पड़ा। उससे विकसित हुआ ब्रायोफाइटा। इसमें कुछ डिफरेंशिएशन हुआ सेल्स का, और जड़ जैसी रचनाएं बनाई, लेकिन वो जड़ का कार्य करती है लेकिन जड़ नहीं है। तना जैसी रचना बनी लेकिन वो तना नहीं है, और पत्ती जैसी रचना भी बनी, वैज्ञानिक रूप से उसको पत्ती नहीं कहा जा सकता है। हाँ, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इस तरह की रचना हम लोग देखते हैं नम दीवारों पर जो मखमली रचना उत्पन्न हो जाती है, जैसे मॉस, यह ब्रायोफाइटा वर्ग में आता है। ब्रायोफाइटा वर्ग का और उदाहरण है जैसे रिक्सिया, मार्केशिया इत्यादि। उसके बाद जो पादप वर्ग विकसित हुआ टेरिडोफाइटा। इसमें थोड़ा और विभेदीकरण हुआ सेल्स का। इसमें फर्न आते हैं। इसमें पत्ती जैसी रचना, जो उच्च वर्ग के पौधे हैं उनके पत्तियों से कुछ कुछ मिलती जुलती होती, तना भी कुछ कुछ उच्च वर्ग के पौधों के तना जैसे मिलते जुलते होते हैं। इस वर्ग में फर्न्स आते हैं। फर्न जिनकी पत्तियां घड़ी की स्प्रिंग जैसी लिपटी होती हैं, जो धीरे धीरे खुलती जाती है। टेरिडोफाइटा से जो पादप वर्ग विकसित हुआ वो अपुष्पक कहला है, मतलब क्रिप्टोगैम्स, जिसमें साइकस का पौधा आता है। इसमें फूल नहीं लगते। इनसे जब आगे पौधा विकसित हुआ तो बना जिम्नोस्पर्म, मतलब जिनके बीज फल के अंदर नहीं होते थे, बीज फूले होते थे, इनको नग्न बीजी कहा गया। उसके बाद पादप वर्ग का और विकास हुआ और आवृत बीजी बने, जिसमें पाया गया कि बीज जो है फल के अंदर होते हैं। इस तरह उत्तरोत्तर पादप वर्ग का विकास हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि जीवन की उत्पत्ति होने के बाद जीवन का विकास हुआ, और जीवन के विकास होने के बाद जैव विविधता आई, जीवों में उत्परिवर्तन हुआ, जीवन संघर्ष हुआ, और आनुवांशिक रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अपने जीनों का हस्तांतरण करने लगी। जीवन के विकास को, जिसे इवोल्यूशन कहा जाता है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इसके लिए डार्विन ने बहुत से प्रमाण दिए। उन्होंने बताया कि कैसे सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है। उसके लिए उन्होंने कई जीवों के जो अगले लिम्स हैं, पैर हैं, उनकी हड्डियां एक जैसे हैं, जैसे पक्षियों के डैने, स्तनपाइयों के अगले पैर, और
सरीसृपों के अगले पैर, इन सब के अस्थि की रचना में समानता पाई जाती है। उसके बाद अवशेषीय अंग का प्रमाण उन्होंने दिया। उसमें बताया कि जीवों में कुछ अंग ऐसे हैं जो आज क्रियाशील नहीं है, लेकिन उनके पूर्वजों में वह अंग क्रियाशील थी। जैसे आंख के, जिसमें नेत्र में निमेशक कला डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो कि मनुष्यों में वह क्रियाशील नहीं है, जबकि दूसरे जो सरीसृप वर्ग हैं या उभयचर वर्ग हैं उनमें वह निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्रियाशील है। इसी तरह अपेंडिक्स की रचना, जिसे आंत्रपुच्छ कहा जाता है, वह बहुत से मैमल्स में वो क्रियाशील नहीं है, जबकि उसके निचले पायदान जिससे वो विकसित हुए हैं उनमें वह अवशेषीय अंग क्रियाशील पाया गया है। इसके अतिरिक्त मत्स्य वर्ग में हार्ट 2 चैम्बर में बटा हुआ है। उभयचर वर्ग में वह 3 चैम्बर्स में बटा हुआ है और सरीसृप वर्ग में वह धीरे धीरे 4 चैम्बर्स में बट गया है और पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग में वह पूरी तरह से 4 चैम्बर्स में विभाजित हो चुका है। इसी तरह मस्तिष्क का, सेरेब्रल पिंड का भी अध्ययन करने पर पता चलता है कि मत्स्य वर्ग से लेकर और स्तनपायी वर्ग तक उनका धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास होता गया है। इसके अलावा डार्विन ने एक और प्रमाण दिया, जो जीवाश्म के रूप में जीव पाए जाते हैं उनसे 2 वर्गों के बीच के जीव का पता पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के बीच के जीव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जिसमें पक्षी वर्ग का भी लक्षण है और सरीसृप वर्ग का भी लक्षण है। इस जीव का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। इसी तरह स्तनपायी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच प्लेटिपस नाम का जंतु का जीवाश्म मिलता है, जो सिद्ध करता है कि किस वर्ग से किस वर्ग का विकास हुआ है। तो इस तरह हमने देखा कि जीवन की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास होते होते आज पृथ्वी पर इतने तरह की जैव विविधता विकसित हुई है। तो आज मैंने आप लोगों से यह चर्चा की कि कैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे कैसे उनका विकास हुआ है। आशा है आप लोगों को मेरी यह चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा यह प्रयास सराहनीय लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।